नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया और ये है हमारा खास शो जिसका नाम है प्राइम चर्चा। और इस शो में आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे हैं और इनकी लड़ाई इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो शिवसेना है उसके हकदार को लेकर फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया है। उम्मीद है कि जल्द ही शिवसेना जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस पर अपना फैसला सुना देगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की अगर बात करें तो इस पूरे घटनाक्रम में कई सारी चीजें निकलती हुई नजर आई। मामला पिछले साल से शुरू हुआ था जब जो शिवसेना के जो विधायक थे वो गुवाहाटी चले गए और उन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए शिवसेना से वो अलग हो गए और उसके बाद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर गई। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए और एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी की सरकार इस वक्त चल रही है। कुछ ही दिनों पहले चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुनाते हुए इस पूरे मामले में जो शिवसेना का नाम और शिवसेना का जो चिन्ह है वो एकनाथ शिंदे कैंप को दे दिया था और जिसके बाद जो उद्धव ठाकरे गुट है वो एक बार फिर से कोर्ट में गया और कोर्ट में जाने के बाद उसने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि रोक नहीं लगी है, लेकिन जो पुराना केस था जिसमें जो विधायकों को अघोषित करने की बात कही गई थी तो उस पर अभी भी मामला चल रहा है और कुछ ही वक्त में हो सकता है कि कुछ ही दिन में इस पर फैसला जो है वो आ जाए। तो काफी कुछ हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में और इसी पर हम चर्चा करेंगे। वरुण सिंह हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एडिटर है स्क्वायर फिट इंडिया के। इसके अलावा आरती मोरे हैं, हमारी सहयोगी भी रह चुकी है और एसोसिएट एडिटर है बोल बिडू जो डिजिटल चैनल है उसके, और हमारे साथ अर्पित बगड़िया भी जो लीगल एडवाइजर रहे हैं, विप्लव बजोरिया के जो लीगल जो चीफ विप रह चुके हैं एकनाथ शिंदे गुट के। तो हम सभी एंगल पर बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम हुआ है उससे किसको फायदा हुआ है। सबसे पहले मैं आरती आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आपने कुछ दिनों पहले एक काफी अच्छा शो किया था कस्बा पेट चुनाव को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि क्या सिंपैथी जो कुछ हुआ है उद्धव ठाकरे के साथ, क्या सिंपैथी मिल रही है और क्या ये जो सब कुछ घटनाक्रम हुआ है इसका असर आने वाले दिनों में जो महाराष्ट्र के जो चुनाव होंगे उसमें देखने मिलेंगे? निश्चित तौर पे सोनू, जब हम देख रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी अब ये जो बगावत हुई है उसके बाद जो पैटर्न हमें देखने मिल रहा है, जो हमें कस्बा में देखने मिला है, उसका ज्यादातर अफेक्ट हमको देखने मिलेगा आगे के इलेक्शन में, क्योंकि कस्बा में जिस तरह उन्होंने एक साथ मिलके इलेक्शन लड़ी है, लेकिन उसमें रविंद्र धंगेकर का खुद का करिश्मा भी शामिल है। ये खुद महाविकास आघाड़ी ने भी एक्सेप्ट किया है। लेकिन अभी हम कल से देख रहे हैं कि कुछ लोकसभा चुनाव के सीटों का ऐलान हुआ है, ऐसी कुछ न्यूज आ रही है। हालांकि कांग्रेस ने उसको खारिज कर दिया है, लेकिन उसमें भी हमें ये देखने को मिल रहा है, जो भी सूत्रों के हवाले से खबर है उसमें शिवसेना को लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो ये पूरा जो मामला है उससे देखते हुए एक नजर आ रहा है कि उद्धव ठाकरे को जिस तरह से सिंपत्ति मिल रही है, उस सिंपत्ति का फायदा यहाँ पे महाविकास आघाड़ी को हो रहा है और वो लोग उठाना भी चाहते हैं कि आगे वाले इलेक्शन में उद्धव ठाकरे को लेके जो भी सिंपत्ति है उसको गेन, सीटों में कैसे उसको गेन किया जाए। इस तरीके से यहाँ पे पवार हो या फिर गांधी हो या फैमिली इसका फायदा उठा सकती है अच्छी तरीके से। लेकिन हम लोग जो बोल रहे हैं कि अभी इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन आया उसमें चिन्ह तो शिंदे के पास चला गया है, लेकिन जिस तरीके से लोगों में अभी नाराजगी दिखाई दे रही है, लोग अपना रोष दिखा रहे हैं बीजेपी और शिंदे के ऊपर, शायद वो हमें इलेक्शन में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी तो ओवरऑल ऐसा दिख रहा है कि सिंपैथी उद्धव ठाकरे के पास चली जा रही है, लेकिन इस सिंपैथी को वोटों में कन्वर्ट करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। तो वो ये लोग कर पाते हैं कि नहीं, वो इलेक्शन में हमें पता चलेगा। सोनू। वरुण, क्या लगता है आपको, क्या उद्धव ठाकरे को सिंपैथी मिल रही है और क्या जो कस्बा पेट का जो चुनाव हुआ था उपचुनाव उसमें जो जीत हासिल हुई, क्या इसका असर आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में देखने मिल सकता है? देखो, अगर आप कस्बा पेट की मुझसे बात करेंगे तो मैं इतना ही कहूँगा कि कस्बा पेट में कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत जो कैंडिडेट सिलेक्शन था वो गलत था। ऐसा नहीं कहूँगा कि जिनको उन्होंने लिया है, जी को
वो रसानी जी जो हैं, उनको लेना गलत था। वो भी वहीं के हैं, उनकी भी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है। पर हमेशा जब आप इस तरीके के बाइपोल्स देखते हो, तो चाहे मुंबई में जब अंधेरी बाइपोल हुए या वहीं चिंचवड़ का जो हुआ, वहाँ पर भी जो फैमिली मेंबर होते हैं अधिकांश उन्हीं को टिकट दिया जाता है। मुक्ता तिलक के फैमिली से भी लोग थे जिनको टिकट की अपेक्षा थी और उनकी उपेक्षा की गई। और वो एक बहुत बड़ा कारण रहा वहाँ पे जिस तरीके का नैरेटिव सेट किया गया कि ब्राह्मणों को, क्योंकि इसके पहले भी मेधा कुलकर्णी की सीट को चंद्रकांत पाटिल जी को दे दिया गया, तो वहाँ पे एक नाराजगी जो ब्राह्मणों की थी, वो उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा वहाँ पे। पर ये जिनकी हम बात कर रहे हैं अरविंद जी की, वो बहुत पॉपुलर लीडर है वहाँ पे। एंड नॉट ओनली पॉपुलर, वो उनके बारे में ये भी कहा जाता है और उनके बारे में उन्होंने खुद कहा हुआ है कि वो हिंदुत्ववादी विचारधारा से आते हैं, शिवसेना के हैं, रह चुके हैं पहले, और अब कांग्रेस के टिकट पे वो लड़े हैं उन्होंने, और बहुत दमखम लगा दिया था उस एमवीए के लोगों ने, और नाराजगी का फायदा अच्छे तरीके से एमवी ने उठाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जब सिंपैथी की बात करते हैं उद्धव ठाकरे के लिए, तो देखिए मुझे, मैं तो मुंबई में घूमता हूँ, जो मुंबई गढ़ है उद्धव ठाकरे का और उद्धव ठाकरे कैंप का, मुझे वहाँ कहीं सिंपैथी या इस तरीके का ज़्यादा नज़र नहीं आता। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अभी भी मुंबई में अधिकांश उद्धव ठाकरे कैंप के साथ लोग हैं जो शाखा अध्यक्ष थे या विभाग अध्यक्ष थे, विभाग प्रमुख थे या शाखा प्रमुख जो थे, वो अभी भी उद्धव ठाकरे कैंप के साथ हैं। पर सिंपैथी ये जो चीज़ है, ये ज़्यादा नज़र नहीं आता। और बीएमसी चुनाव की अगर आप मुझसे पूछें, तो मैं आपको इतना कह दूँगा कि ये दोनों गुटों के बीच में जो लड़ाई होगी, चाहे वो शिंदे कैंप की और उद्धव कैंप की, उसका फ़ायदा एक ही पार्टी को होगी, वो है भारतीय जनता पार्टी। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि 30 से 82 पर जो पार्टी 2017 में गई थी, वो पार्टी अब जब उनके सामने वोट कटोए इतने सारे आ जाएँगे, तो वो कहीं न कहीं बीजेपी बहुत ही सोच समझ कर रणनीति कर रही है। सोच समझ कर उन्होंने अपनी सोशल मीडिया टीम के ज़रिए सारे लीडर्स को फरमान जारी कर दिया है कि आपको एक्टिव रहना है, सिर्फ फील्ड पे नहीं, ऑन सोशल मीडिया भी, क्योंकि कहीं न कहीं पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव को, जो पार्टी नुमरो यूनो हुआ करती थी सोशल मीडिया पे नैरेटिव सेट करने के लिए, महाराष्ट्र में नैरेटिव सेटिंग में थोड़ा पीछे जाती हुई नज़र आई। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें कही है। उद्धव ठाकरे के लिए सिंपैथी की जो बात करते हैं, उल्टा मुझे तो ये लगता है कि जो शीतल मात्रे का केस हुआ अभी, जहाँ वो वीडियो वायरल हुए, इसमें साईनाथ दुर्गे जो आदित्य ठाकरे के एकदम करीबी हैं, क्योंकि मैं खास करके उन लोगों को जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ, 2008 से जानता हूँ। तो इन लोगों के लेकर, जो इन लोगों को खास करके वीडियो जो वायरल हुआ, जिस तरीके के लोगों को जिनको अरेस्ट किया गया, उससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट खास करके मातोश्री पे गया है, क्योंकि इट हैज़ बीन ऑलवेज सीन सिंस पास्ट, चाहे बाला साहब ठाकरे रहे हों, मैं तो कई बार मिल चुका हूँ उनसे, जब मैं एक्टिव जर्नलिज्म में हुआ करता था, उनके और उनकी जितनी भी बातचीत होती थी, हमेशा यही निकलता था कि बॉस, कुछ भी हो जाए, भारतीय जनता पार्टी या हो आप कांग्रेस हो या एनसीपी हो, आप कभी उनकी महिलाओं के ऊपर किसी भी तरीके का कोई आरोप नहीं करते थे। शिवसेना ने कभी नहीं किया है। उनके जी। यहाँ पर जितना जितना आदर बाला साहब को है, उतना ही आदर मीनाताई ठाकरे को है। जितना अ, पक्ष प्रमुख अभी जो है, अभी नहीं है उद्धव ठाकरे, पर जितना उद्धव ठाकरे जी को मिलता है, उतना ही रश्मि ठाकरे को भी मिलता है। तो हमेशा से, और खास करके नाराजगी इस बात की है कि शीतल मात्रे शिवसेना की ही कॉर्पोरेटर सुसंगति हुआ की। करती थी, और उन्हीं के लीडर के बारे में, प्रकाश सूर्य उन्हीं के पार्टी के लीडर हैं, और उनके बारे में इस तरीके से वायरल करना, ये बहुत नेगेटिवली लोगों के बीच गया है, खास करके उनके वोटर के बीच में गया। तो सिंपैथी फैक्टर की अगर आप बात करें, हो सकता है सिंपैथी होगा, पर वो सिंपैथी वोट में तब्दील होते हुए नजर नहीं आता, क्योंकि उद्धव ठाकरे एक विनिंग कैंडिडेट के रूप में नजर नहीं आते। और दूसरा चीज, एक ही खाली में इतना, आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, बट इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस कभी भी मुंबई में खास करके शिवसेना को 5 सीट दे दे, ये नहीं मानेगी। कांग्रेस खुद 5 सीटों पे लड़ती है। 2014 तक उनके 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुंबई से हुआ करते थे। वो भी कौन सी सीट देने की बात कर रहे हैं, जो भी न्यूज आई है उसका खंडन तो हुआ है, पर मुंबई नॉर्थ की, मुंबई नॉर्थ तो कांग्रेस पिछले 3 टर्म से, एक बार गोविंदा जीते हैं और संजय निरुपम जीते हैं, नहीं तो मुंबई नॉर्थ वो जीतते नहीं है। और गोपाल शेट्टी और बीजेपी, वहां का पॉपुलेशन देखिए, वहां का डेमोग्राफी देखिए, वो मतलब कोई भी किसी को भी खड़ा कर दे, वो बीजेपी जीत जाएगी। तो वहाँ कांग्रेस कांग्रेस एक भी सीट, और इतना कम 8 सीट वाली कांग्रेस तो कभी लड़ेगी नहीं यहाँ पे। ये सारे जो है सिंपैथी वे, ये वो, एक्चुअली ये एक नैरेटिव सेटिंग है।
परसों सुप्रीम कोर्ट से थोड़े से पॉजिटिव रिमार्क्स आ गए उद्धव ठाकरे के लिए, तो उनका सोशल मीडिया टीम अच्छा एक्टिव हो गया, उन्होंने ये न्यूज डाल दिया। हो सकता है एनसीपी वालों ने डाल दिया हो, कांग्रेस और शिवसेना के बीच में थोड़ा सा अनबन या उद्धव ठाकरे कैंप के बीच में अनबन करने के लिए। सो यू नेवर नो, बट ये सीट शेयरिंग को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि इस तरीके का सीट शेयरिंग के लिए खास करके कांग्रेस तो नहीं मानेगी, उद्धव ठाकरे कितना भी या उनके लोग कितना भी कह दें। जी। अर्पित भी हमारे साथ है। अर्पित, जो कुछ हुआ मुंबई में शिवसेना के साथ हुआ और जिस हिसाब से चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुनाया, उसको लेकर उद्धव ठाकरे गुट के जो लोग हैं, जो लॉ से जुड़े हुए हैं, जो लॉयर्स हैं, वो कहते हैं कि ये जो फैसला है ये एक तरफा फैसला रहा है, उनकी बात नहीं सुनी गई है। और एकनाथ शिंदे गुट के ऊपर कई सारे सवाल उठाए गए। कहा गया कि जो नियम होते हैं उसे तोड़े गए और नियमों को ताक पे रखकर जो एकनाथ शिंदे जो है वो अलग हुए हैं। मेरा ये मानना है कि भारत एक लोकतंत्र देश है। वी आर लिविंग इन डेमोक्रेटिक नेशन। हर चीज को उठाव करने का ये है। एंड यहाँ इस 21 सदी में ये नहीं बोला गया है कि राजा बनेगा। जो आप बोल रहे हो कि एकनाथ शिंदे का जो उठाव है वो गलत है, ये आप मुझे बताइए भी, बिलीव इन नंबर्स। जो डिफेक्शन किसे कहा जाता है? डिफेक्शन मतलब ये होता है कि बंदा एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जा रहा है, या ना उसने पार्टी चेंज की है, वो अभी भी उन्हीं के पार्टी में है, उन्हीं के पास 2/3 मेजोरिटी है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास जो पुकार लगाई है कि मुझे मेरा सिंबल और पार्टी का नाम मुझे दिया जाए, उद्धव जी ने जो दावा किया था कि उन्होंने मेरी पार्टी छोड़ दी, मेरे बाप को छोड़ दिया। आप मुझे बताइए, क्या जब बाला साहब ठाकरे ने पार्टी स्टैब्लिश की थी, जब उन्होंने एक पोस्ट रखी थी शिवसेना सुप्रीमो, दैट इज शिवसेना प्रमुख, जो बाला साहब ठाकरे थे, मैं ये भी मानता हूँ जब उद्धव साहब ठाकरे के हाथ में जब कमान आई तो उन्होंने पक्ष प्रमुख को ऐड किया। शिवसेना प्रमुख अभी भी बाला साहब ठाकरे थे, उन्होंने खुद को पक्ष प्रमुख और पार्टी लीडर के तौर पे शिवसेना चलाई उन्होंने, बट उनका नेतृत्व जो है वो बाकी लोगों को मान्य नहीं था। एक चीज कुछ दिनों पहले ये निकल के आई थी कि जो बीजेपी के जो लीडर्स हैं, जो पिछले 3 महीने से उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे गुट के खिलाफ तेज तर्रार बयानबाजी दे रहे थे, जिसमें चंद्रकांत पाटिल हो गए, फिर बावनकुले हो गए और देवेंद्र फडणवीस हो गए, ये थोड़ा सॉफ्ट रवैया अपनाते हुए नजर आए थे। तो कई सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बीजेपी भाग चुकी है कि सिंपैथी का फायदा मिलेगा और शिवसेना जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा एक तरह का, उनके जो समर्थक होते हैं उनके लिए एक तरह का वो रिलीजन है। तो भावनाएं काफी जुड़ी हुई है ठाकरे परिवार से और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो बीजेपी के आला नेता है वो समझ चुके हैं और इसकी वजह से जो सॉफ्ट रवैया है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। वरुण, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि शिवसेना को ठाकरे परिवार से अलग करके देखा जा सकता है और भले ही जो चुनाव आयोग है उसके फैसले में एकनाथ शिंदे को दे दिया गया है शिवसेना, लेकिन ये चैलेंज जरूर होगा कि ग्राउंड पर जब लोगों के सेंटिमेंट्स जब मिलेंगे तो उसको कैसे टैकल करेगी बीजेपी। सुनो, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उसके पहले केवल एक ही चीज कहूंगा। अर्पित ने जो पॉइंट्स कहे बिल्कुल सही कहे, केवल एक चीज मैं एक करेक्ट कर दूं कि उद्धव ठाकरे ने कभी अपने आप को पार्टी प्रेसिडेंट बाला साहब के रहते हुए नहीं बनाया। 2012 नवंबर में जब बाला साहब की डेथ हुई, उसके पहले तक वो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हुआ करते थे और उनके उसके बाद उद्धव ठाकरे पार्टी प्रेसिडेंट बने। ये मैं 18 साल से लिखते आ रहा हूँ, 18 साल में कभी हमने सुप्रीमो नहीं लिखा उद्धव ठाकरे, तो सुप्रीमो जो पोस्ट है वो बाला साहब ठाकरे के लिए ही है और मेरे ख्याल से रहेगी। दूसरा सवाल जो आप कह रहे हैं सिंपैथी का उद्धव ठाकरे के लिए, मैं बहुत सड़कों पर घूमता हूँ, शाखाओं में जाता हूँ और इतने जितने लोगों से मिलता हूँ दिन भर में, मैंने कहीं पे भी सिंपैथी उद्धव ठाकरे के लिए मुंबई में नजर नहीं। आपको मैं एक चीज, छोटा सा चीज बता देता हूँ कि अगर ये जो कॉन्टेस्ट हुआ होता अंधेरी बाईपास, उसमें मैं ये नहीं कहता हूँ कि परिणाम कुछ अलग आए होते, अगर परिणाम सिंपैथी के लिए होता तो नोटा को इतनी वोट्स नहीं जाते। जब सिंपैथी वेव होती है ना, तो आप जिस तरीके से पिंपरी चिंचवड़ में वोटिंग पड़ी उसको आप देखेंगे, वहां पे नोटा को इतने परसेंटेज वोट नहीं आए, यहाँ पे 10% से भी ज्यादा। अभी तक का हाईएस्ट इस प्रदेश में, इस देश में नोटा अंधेरी में मिला
और वो तो बहुत ताजा तरीन था उस वक्त जब अंधेरी बाइपोल्स हुए। तो नोटा को जब आप कहीं पे भी देखते हो ज्यादा वोट जाते हैं, एक पॉलिटिक्स का स्टूडेंट होने के नाते मैं कह देता हूँ, और मैं आपको बता दूं कि सिंपैथी उस वक्त नजर नहीं आती। और जो बात बार बार आप भी कह रहे हैं, सोनू और बाकी मतलब कह रहे हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन की जो बात है, और उद्धव ठाकरे और एक नाथ शिंदे ने, मैंने ये पहले भी कहा है कि एक नाथ शिंदे ने या जितने भी एमएलएस हैं, उन्होंने आज तक एक बार भी नहीं कहा कि उन्होंने शिवसेना छोड़ी। उन्होंने सदैव यही कहा कि हम शिवसेना में हैं, हमारे पास लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी है, हम लेजिस्लेटिव के लीडर हैं, और इतना ही नहीं, आज हमारे पास जो उद्धव शिवसेना कैंप है वो क्लियरली कहती है कि ऑर्गेनाइजेशनल भी है, शिंदे कैंप जो है वो क्लियरली कहती है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ भी आज हमारे पास है। हमारे पास डेप्यूटी लीडर भी ज्यादा है, हमारे पास पार्टी प्रवक्ता ज्यादा है, और ये बात बिल्कुल गलत है कि उद्धव कैंप को उनके पॉइंट्स प्रेजेंट करने का मौका नहीं दिया गया। उल्टा सही हकीकत तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि बॉस आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ही मान्य नहीं रखता, क्योंकि दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑटोक्रेटिक, दिस कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर टू एवरी पावर टू ओनली वन पर्सन। टीएन सेशन ने, आपको बता दूं, इसके पहले जब तक टीएन सेशन नहीं आए थे तब तक शिवसेना जो पक्ष था उसके अंदर कुछ नहीं होता था, एक ही सुप्रीमो थे, एक ही चक्कू चलता था। ये तो टीएन सेशन आने के बाद, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में आने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीजों को सही किया, तब जाकर शिवसेना में कॉन्स्टिट्यूशन आई, शिवसेना में पार्टी, डेप्यूटी लीडर, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ये सब बने। तो उसके पहले तक नहीं था। तो इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कॉन्स्टिट्यूशन गलत होने के कारण उद्धव ठाकरे हैज लॉस्ट इलेक्शन कमीशन। और सुप्रीम कोर्ट की बता दूं कि परसों सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव कैंप वालों को थोड़ा सा खुश किया, पर कल की आप हियरिंग देखें, कल के जो स्टेटमेंट्स आए सीजेआई की तरफ से, इनकी तरफ से, वो थोड़ा सा डिसहार्टनिंग है उद्धव कैंप के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है ना, बिकॉज बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ हु गोज टू कोर्ट, दीज आर नॉट ऑर्डर्स, दीज आर जस्ट राइट। दीज आर नॉट इवन रिमार्क्स। इनको आप रिमार्क्स भी नहीं बोल सकते। ये जिस तरीके बस से मुझे लगता है कि एक दूसरे को सवाल पूछते जवाब हैं, हुए थे, पूछे गए थे, बिल्कुल। क्वेश्चन थे, उसके आंसर दिए गए थे, Yes. तो उसमें इतना खुश होने की वैसे भी जरूरत प्लीडिंग्स नहीं हो रही है, है। आती प्लीडिंग्स में थोड़ा सुप्रीम कोर्ट खड़ा बोल तो दोनों पार्टी को बोलेगा, जिसके मध्य नजर रखते हुए, इशू को रखते हुए। बट जो फैक्शन देखोगे आप, वो शिंदे गवर्नमेंट के साइड से, बिकॉज वो लीगल पर्सपेक्टिव से खेल रहे हैं, वो ऐसे आरोप पे नहीं खेल रहे हैं, वो नंबर्स पे खेल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से खेल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मान के आगे चल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि पार्टी को डिफेक्शन कब होगा, जब टू मेजोरिटी नहीं रहेगी, पर टू मेजोरिटी के साथ जा रहे हैं। ऊपर से वो ये बता रहे हैं कि वो खुद ही शिवसेना इलेक्शन सिंबल, इलेक्शन कमीशन पे जो सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि तुम इसको डिसीजन दो, तो इलेक्शन कमीशन में भी क्या देख के डिसीजन दिया है कि उद्धव जी की जो सेना है उन्होंने पार्टी की आइडियोलॉजी को भूल गई। आइडियोलॉजी क्या थी? हिंदुत्व को ना रखते हुए उन्होंने, जिसके अगेंस्ट में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के अगेंस्ट में इलेक्शन लड़ा, उन्हीं के साथ जाके तुम उन्हीं के मांडी में मांडी लगा के तुम जाके बैठ रहे हो, ये उनका ये था। एंड उसके अलावा आप देखोगे कि हिंदुत्व के राज में एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल को आपने जन्म दे दिया अर्पित। मैं आरती से पूछना चाहूंगा। आरती, उद्धव ठाकरे कैंप पर जो शिंदे कैंप है वो ये आरोप लगा रहा है कि उद्धव ठाकरे जो है अपनी जो हिंदुत्ववादी की जो आइडियोलॉजी थी, जिस हिंदुत्व पर जो है शिवसेना का जन्म हुआ था, उसको कहीं ना कहीं वो छोड़ चुकी थी, और इसी के चलते ये जो पार्टी में जो है इस तरह की दरार आई। तो क्या लगता है कि क्या उद्धव ठाकरे ने जो है, जो बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी है, जो उनके अलायंस की आइडियोलॉजी थी, उसे जो है छोड़ने का काम किया, और इसका कारण क्या? देखिए, इसमें जैसे हम लोग पॉलिटिकली देखते हैं उसकी तरफ, तो जैसे 19 में उन्होंने खुद ने कहा था कि वो जो सीएम पद का जो आश्वासन था, उसकी वजह से उन्होंने वो ब्रेक किया और वो महाविकास आघाड़ी के साथ चले गए। लेकिन इसमें हाँ, उद्धव ठाकरे के ऊपर जो एलिगेशन लगा था कि उन्होंने वो हिंदुत्व को छोड़ दिया, तो वो शिंदे गट ने हमेशा ही कहा है, और हमने देखा है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी और शिवसेना एक दूसरे से वो बनती नहीं थी, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी अलग है। तो उद्धव ठाकरे के ऊपर ये आरोप तो पहले से ही लगता आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो सवाल बनता था कि 2.5 साल तक फिर शिंदे गट ने ऐसा कुछ बगावत क्यों नहीं की। हम लोग को थोड़ी-थोड़ी नोक-झोंक तो देखते ही रहते थे हम लोग कि अजित पवार के साथ हो, कि वो आमदारों को निधि नहीं देते या फिर उनके साथ बनती नहीं। ये सब चीज़ें तो छोटी-छोटी होती रहती थी। लेकिन इसमें एक सवाल तो आता ही है कि इन लोगों ने फिर आपस में बैठ के अच्छे से बात की या नहीं की। अभी ये लोग बोलते हैं कि उद्धव ठाकरे हमारी सुनते ही नहीं थे। वहां तक जो मराठी में हम लोग बोलते हैं कि विठ्ठलाच्या आजूबाजूला बडवे होते खूप सारे,
सो उनका ये कहना है कि हम हमें उद्धव ठाकरे तक पहुँचने ही नहीं दिया। तो शायद उनकी ये बात भी शायद उनको सही लगती है, लेकिन उद्धव ठाकरे का कहना है कि इन्होंने मुझसे आके बात ही नहीं की। तो आइडियोलॉजी के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, तो ये तो सही है कि उद्धव ठाकरे की आइडियोलॉजी अलग थी, ये लोग एक साथ हो गए, लेकिन उसके बाद ये आइडियोलॉजी ये लोग जब एक साथ आए तो वो कॉम्बिनेशन वर्क करने लगा। हमें बहुत सारी इलेक्शन में ऐसा दिखा कि बीजेपी को ये लोग एक साथ कवर करने लगे। जैसे हम लोग अभी बाई इलेक्शन का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो अगर हम लोग कोल्हापुर उत्तर का एग्ज़ाम्पल लें, तो वहाँ पे भी महाविकास आघाड़ी एक साथ इलेक्शन लड़ी और उन्होंने वो सिर्फ क्योंकि वहाँ पे भी सिम्पैथी फैक्टर था। ये भी मैं पहले बोल दूँ कि वहाँ पे भी सिम्पैथी फैक्टर था और वो लोग एक साथ लड़े और ये दिख गया। लेकिन कहीं न कहीं ग्राउंड पे अभी भी अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हम लोग शिवसेना वाले, हम लोग कांग्रेस राष्ट्रवादी को वोट कैसे देंगे? तो अभी भी अगर हम आंकड़ों पे नज़र डालें तो 22 सीटें ऐसी हैं जिस पे कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ लड़के शिवसेना के एमएलए जो है वो जीते हैं। तो अभी भी अगर महाविकास आघाड़ी एक साथ इलेक्शन लड़ती है तो उनके सामने सबसे बड़ा जो चुनौती है वो यही है कि वहाँ पे उनके आगे जो खड़ा रहने वाला आदमी है वो कांग्रेस एनसीपी का ही है और इसीलिए शिंदे गुट ने बगावत की ऐसा उनका कहना है। तो ये जो 40 एमएलए में जो 22 एमएलए गए हैं छोड़ के, उनकी अगर हम सीटें देखें, जैसे हम लोग पाटन की सीट देखें तो वहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि शंकरराज देसाई जो शिंदे के साथ चले गए, उनके खिलाफ संग्राम सिंह पाटनकर जो एनसीपी से बिलोंग करते हैं। तो एक तरफ से अगर हम लोग देखें तो इनका मानना भी सही है कि हमें लड़ना है ग्राउंड पे एनसीपी और कांग्रेस के अगेंस्ट, तो हम लोग महाविकास आघाड़ी में इलेक्शन कैसे लड़े। लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखें तो 2.5 साल में शायद इन लोग को ऐसा लगा कि ये अलायंस शायद ब्रेक हो सकता है, कांग्रेस एनसीपी के साथ शायद बनेगी नहीं, तो शायद ये लोग वेट भी कर रहे थे। ऐसा मुझे लगता है कि जैसे बीजेपी वाले बार-बार बोल रहे थे कि नहीं हमारी सरकार आएगी, नहीं इनमें से एक गुट बाहर निकलेगा। तो शायद जैसे हम लोग 2.5 साल में देख रहे हैं कि कांग्रेस बार-बार नाराज़ हो रहा था, कांग्रेस के एमएलएज़ बार-बार नाराज़गी जता रहे थे, तो शायद कांग्रेस बाहर निकलेगी ऐसा इनको लगा होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और इलेक्शन जैसे अभी बहुत नज़दीक आ रहे हैं, अभी सिर्फ 1 साल ही बचा है, तब इनका गुस्सा जो है जो ज़्यादा फूट के शायद निकला है कि अभी हम लोग ग्राउंड पे नहीं कर सकते, उद्धव ठाकरे जैसे महाविकास आघाड़ी के साथ खड़े, ये शायद ग्राउंड पे वर्कआउट नहीं होगा। इनका अंदाज़ा उनको आया होगा, लेकिन अभी भी ये बगावत के बाद भी कहना बहुत मुश्किल है कि ग्राउंड पे लोगों को ये बगावत कितनी अच्छी लगी है। शायद बहुत सारे सीटों पे ऐसा भी है कि लोगों का ऐसा है कि हमें चिन्ह या फिर बाकी कुछ भी मैटर नहीं करता बगावत वगैरह, हमारे लिए ये आदमी इम्पोर्टेंट है, ये आदमी शिंदे गट में हो, ये आदमी ठाकरे गट में हो, हम उनको उनको वोट देंगे। तो अभी मुंबई महानगर पालिका है पहले, उसके बाद लोकसभा, लोकसभा विधानसभा शायद एक साथ भी हो ऐसा भी कहा जा रहा है। तो इलेक्शन एक अल्टीमेट पॉइंट है जब हमको पता चलेगा कि एग्ज़ैक्टली लोगों के दिमाग में क्या है, लोगों को ये अच्छा लगा है या फिर नहीं अच्छा लगा। आरती एक और चीज हुँ, ये कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस एनसीपी अब इनके बीच रिलेशन इतना तगड़ा हो चुका है कि अब किसी की भी गुंजाइश नहीं है कि वो इस अलायंस को छोड़कर बाहर जाएंगे। तो इस अलायंस के एकजुट आने का कारण क्या लग रहा है आपको? और दूसरा ये कि हिंदुत्व को छोड़ने की जो बात कही गई थी, तो कांग्रेस के साथ अलायंस करना, एनसीपी के साथ अलायंस करना, अगर हिंदुत्व को छोड़ना है, तो बीजेपी ने भी पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर में अलायंस किया था। तो क्या उस वक्त बीजेपी ने हिंदुत्व को छोड़ा था क्या? ऐसा शिवसेना की तरफ से आरोप लगते रहे उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से, और कई सारे राइट। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं कि बीजेपी जो है वो अपने लिए सब 7 गुना माफ कर देती है, लेकिन उसके कोई अलायंस पार्टनर अगर कुछ ऐसा करते हैं तो उसे एक तरह का ब्लेम किया जाता है। तो देखिए क्या हुँ। लगता है कि क्या आज हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर क्या सिर्फ बीजेपी के साथ अलायंस होना चाहिए, किसी और पार्टी के साथ अलायंस नहीं होना चाहिए? देखिए, शिवसेना की तरफ जब देखा जाता है तभी हिंदुत्व आ जाता है, उसके साथ ही आ जाता है मतलब शिवसेना से हिंदुत्व कभी अलग नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग देखते हैं कि महाराष्ट्र में नहीं, बालासाहेब लेकिन ठाकरे क्या एक ऐसे बीजेपी का हिंदुत्व हुँ, ही हिंदुत्व है और क्या शिवसेना का हिंदुत्व ही हिंदुत्व है? क्या वो पूरा हर देश एक की हिंदुत्व हिंदुत्व को मानेगा? वो हर एक की डेफिनेशन पे यहाँ पे मैटर करता है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे लगता है कि बीजेपी हो या शिवसेना हो, सबको अपने आंकड़े बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि इलेक्शन में आंकड़े क्या आएँगे और उसके हिसाब से यहाँ पे अलायंस जो है बनता जा रहा है। जैसे हमने देखा कि एनसीपी जो है नागालैंड में बीजेपी के साथ चली गई, लेकिन वहाँ पे दिखाया ऐसा गया कि बीजेपी नहीं, वो एनडीपीपी अलायंस के साथ चली गई। लेकिन वहाँ का जो मुद्दा था वो हिंदुत्व के बजाय वहाँ पे नागा पीपल जो है
उनका जो वहाँ पे सरकार के खिलाफ जो रोष है, उसको थमाने के लिए हम सब लोग एक साथ आ रहे हैं। नागा पीपल का जो इश्यू है, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक साथ आ रहे हैं, ऐसा उन्होंने दिखा दिया। लेकिन हमें समझ में आता है कि कहीं न कहीं इन लोगों को सत्ता में रहना है या फिर इनकी कोई आइडियोलॉजी से ज़्यादा मुझे लगता है कि सीटों का मामला बहुत मैटर करता है। इसलिए हिंदुत्व शायद बीजेपी का हो या शिवसेना का हो, उनको सत्ता ज़्यादा मैटर करती है, इसलिए वो लोग किसी भी पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे हम लोग एनसीपी का एग्जांपल देखते हैं, 2014 में एनसीपी भी तो बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। बीजेपी ने भी तो एनसीपी का हाथ थामा था। अजित पवार के साथ सुबह की जो शपथ है, वो भी हुई थी। तो आइडियोलॉजी मेरे हिसाब से अभी किसी के लिए उतनी मैटर नहीं करती है। और आपने शायद पहला सवाल कोई अलग पूछा था कि महाविकास आघाड़ी अभी उनका जो जोड़ है वो अच्छा बनता जा रहा है क्या? तो इसके लिए मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ कि इस कस्बा इलेक्शन के पहले शायद मिड इलेक्शन हो जाएँगे क्या? ऐसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा था महाराष्ट्र में। और तभी शरद पवार जी का स्टेटमेंट था कि मिड इलेक्शन शायद हो सकते हैं। लेकिन इस इलेक्शन के बाद, कस्बा इलेक्शन के बाद उनका जो रवैया है वो हमें चेंज होता हुआ दिख रहा है। रविंद्र धंगेकर को वो खुद से जाके मिले, शरद पवार ने एक रैली भी की थी हालाँकि, लेकिन कस्बा में वो 2-3 बार आए इलेक्शन रिजल्ट के बाद और उन्होंने सारा अटेंशन खुद के ऊपर ग्रैब भी कर लिया। इसका अर्थ मेरे हिसाब से यही निकलता है कि अभी शरद पवार को भी समझ में ये आ गया है कि ये अलायंस अभी आगे चलेगा, महाविकास आघाड़ी, ये अभी टूटने की कगार पे नहीं है, तो मैं भी इसमें अच्छे से अभी इसके ऊपर ही फोकस करूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब से ये शिंदे गुट का बगावत हुई है, तब से शरद पवार उतने उद्धव ठाकरे के पास नहीं दिखे थे, लेकिन अभी वो भी इसको मान्य कर चुके हैं कि अभी तीनों को एक साथ रहना होगा, वरना हम लोग को जैसे जीत या फिर जैसा ग्राउंड पे हमें रिजल्ट चाहिए वो नहीं दिखने को मिलेगा। तो ये जोड़ अभी पक्का होते जा रहा है, ऐसे मुझे लग रहा है। वरुण, ये एक सवाल, बीजेपी पीडीपी के साथ जाती है तब हिंदुत्व को किसी भी तरह का जो है छोड़ना नहीं होता है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाते हैं तो ये कहा जाता है कि हिंदुत्व छोड़ चुकी है। तो मतलब ये परिभाषा मेरे तो परे है, लेकिन आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों नैरेटिव सेट किया जा रहा है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहला तो राजनीति संभावनाओं का खेल है। तो जो भी संभावना बन जाती है जिससे भी पार्टी में आप और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी समाज सेवा करने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ती है। अगर वो इलेक्शन लड़ती है तो सत्ता पाने के लिए लड़ती है। साम, दाम, दंड भेद किसी भी तरीके से। शिवसेना के केस में प्रॉब्लम इतना है, खास करके 2019 के बाद का प्रॉब्लम ये है कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी साथ में चुनाव लड़ी। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के हर पोस्टर पर नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह, जेपी नड्डा इनके पोस्टर्स हुआ करते थे। शिवसेना जहां पर भी चुनाव लड़ी थी 2019 में, वहां पर उन्होंने देवेंद्र फडणवीस का नाम लिया था। कभी भी ये बात नहीं कही थी कि 50-50 का सीएम का ये होगा। ये चुनाव के रिजल्ट आने के बाद की बात है। अब दूसरा चीज ये है कि हिंदुत्व को धोखा देना या हिंदुत्व के पीठ में खंजर खोपना की जो कही जाती है शिवसेना को लेकर, क्योंकि जिस तरीके के निर्णय 2.5 साल में खास करके लिए गए, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे बहुत सारे इश्यूज पे शांत रहे, तो उनको लेकर भी एक वेरी एंटी हिंदू इमेज उद्धव ठाकरे का बना है। अगर आप देखें तो उद्धव ठाकरे ने अपने लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नया वोटर बेस क्रिएट किया है जो मुसलमानों का है। आज मुस्लिम्स को आप पूछेंगे यहाँ महाराष्ट्र में, मुंबई में, तो उनको उद्धव ठाकरे के प्रति बहुत सिंपैथी है। जब उद्धव ठाकरे मातोश्री जा रहे थे सीएम बंगले से, तो अधिकांश जो लोग मातोश्री के बाहर सबने जिनको इंटरव्यू किया, उसके अंदर कोई शेख, कोई खान, कोई रजा, कोई इस तरीके का। तो जो इमेज बनी, और ये बनाया किसने? बनाया तो उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना ने थी। ये इमेज जो बनी उसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। जिस तरीके से एक लड़की जो मुझे उसका करिश्मा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट वाज हर नेम, जो मस्जिद में गई थी लाउडस्पीकर रोकने के लिए और पुलिस ने उसी के ऊपर केस किया था एमबीए के दौरान, ये एक तरीके का जो सिग्नल गया था वो बहुत गलत गया था कि मुंबई में ही एक हिंदू लड़की को अरेस्ट किया जा रहा है, वो भी जब बाला साहब ठाकरे के बेटे मुख्यमंत्री है। इसके अलावा जब हनुमान चालीसा का जब रो आया तो उस वक्त भी जिस तरीके का रिएक्शन आया, तो ये हिंदुत्व को छोड़ने वाली जो इमेज बनी है वो केवल इसलिए नहीं बनी कि बीजेपी के साथ उन्होंने छोड़ा, वो इस कारण भी बनी क्योंकि जिस तरीके के डिसीजंस लिए गए, जिस तरीके के माइनॉरिटी फेवरिंग डिसीजंस उद्धव ठाकरे ने लिए,
और आज उद्धव ठाकरे के पास एक अच्छा खासा वोट बैंक है, जिससे खास करके कांग्रेस को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो मुस्लिम वोटर्स थे वो कांग्रेस के वोटर्स थे। जो दलित वोटर्स हैं, जब ये वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ जाते हैं, तो इन जो दलित वोटर्स हैं, खास करके रूरल महाराष्ट्र में, अकोला में, अमरावती में, जहां पर प्रकाश अंबेडकर का वर्चस्व है थोड़ा बहुत, वहां के जो वोटर्स हैं वो उद्धव ठाकरे के साथ जाते हैं। यहाँ पर भी, मुंबई में भी जो थोड़े बहुत हैं अम्बेडकराइट फॉलोअर्स, क्योंकि आरपीआई आठवले ग्रुप का अच्छा खासा प्रेजेंस मुंबई में, खास करके दलित वोटर्स में, अगर आप अहमदनगर में चले जाओ तो वहां पर, औरंगाबाद में, यहाँ पर आरपीआई ने अच्छा खासा प्रेजेंस रखा हुआ है। पर अंबेडकर के जहां जहां दलित वोटर्स हैं, ये सारे वोटर्स अब जब साथ में लड़ेंगे, देखिए, अगर ये कोई कहता है ना कि शरद पवार थोड़ा सा दूर हटे थे, तो उद्धव ठाकरे ने भी कम, जो कहते हैं वो काड़ी लगाने का काम नहीं किया। वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ जाकर डांस करना, ये डायरेक्ट धमकी देना है शरद लेकिन पवार सर को और आपको ये कांग्रेस को। वरुण सर से मेरा सवाल है कि लेकिन सर आपको ये नहीं लगता कि अभी जैसे महाविकास आघाड़ी में हम लोग जब आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो इनके एमएलएज अभी कम हो चुके हैं, लेकिन इनके एमपीज ज्यादा है उद्धव ठाकरे गुट के अभी भी इन तीनों में। लेकिन अब खुद की बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए, जैसे हमने देखा कि संभाजी ब्रिगेड का एक गुट है, वो भी उद्धव ठाकरे के साथ आया था कुछ दिनों पहले। जैसे ये छोटे छोटे पॉकेट्स है, इनको ये एक साथ ले रहे हैं और इन दोनों को बता रहे हैं कि अगर तुम लोग ने मतलब मुझे कम दिखाने का ट्राई किया तो मेरे पास ये भी है, तो मैं इनके साथ अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ा सकता हूँ। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि उद्धव ठाकरे, अगर मैंने जैसे कहा ना कि अगर शरद पवार इज ट्राइंग टू प्ले स्मार्ट राइट नाउ, उद्धव जी भी कहीं ना कहीं ये कर रहे हैं कि भाई मेरे पास लोग हैं, मेरे साथ आ रहे हैं, क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी को लेते वक्त क्लियर स्टेटमेंट्स थे एनसीपी के कि भैया ये एनडीए का हिस्सा नहीं है। उद्धव ने कहा कि हमारे हिस्से, और आज भी इन बाकी एनसीपी से और कांग्रेस से मिला लो, कांग्रेस से कितने, एक एमपी है, एनसीपी के कितने, मेरे ख्याल से एनसीपी के भी एक एमपी, हाँ चार है, और यहाँ पे वो भी एक बाइपोल में जीते थे उदयन राजे भोसले ने, यस, और उसके बाद में कांग्रेस शिवसेना के पास आज मिला ले, भले ज्यादा नहीं है, 3-4 एमपी हैं यहाँ पे, पर है उनके पास भी एमपी। तो जो उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, खास करके हिंदुत्व वाली जो बात है, वो इमेज बीजेपी को करने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ी, वो अपने आप ये 2.5 साल में बनते गया, और उसको उद्धव ने और आदित्य ने कभी भी, क्योंकि आदित्य के स्टेटमेंट्स आप ध्यान दीजिए, आदित्य के स्टेटमेंट्स क्या होते थे कि हमारा हिंदुत्व ऐसा नहीं है, हमारा हिंदुत्व ये नहीं है, हम इस हिंदुत्व को नहीं मानते, हम इस हिंदुत्व को पालते हैं, हम सेकुलर की राह मानते हैं। और बाला साहब जो कहते थे, ठीक उसी तरीके से अभी जो खेड़ में 19 तारीख को एकनाथ शिंदे की रैली होने वाली है, उसमें जो वाक्य यूज किया है एकनाथ शिंदे ने कि हिंदुत्व, वो हिंदुत्व पाने के लिए आपको पागलपन की जरूरत है। मुझे आज भी याद है बाला साहब ठाकरे कहते थे कि मैं एक पागल हिंदू हूँ जो हिंदुत्व के लिए जीता हूँ, और ठीक उसी तरीके के स्टेटमेंट्स एकनाथ शिंदे भी कर रहे हैं। और खेड़ की ये रैली बहुत मायने रखती है, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले देखा था कि खेड़ में उद्धव ठाकरे की रैली हुई थी। अगेन कमिंग बैक टू हिंदुत्व थिंग, वहां पे उन्होंने वो गौमूत्र वाला जाइप दिया क्या कि गौमूत्र डाल के थोड़ी आजादी मिली है, और गौमूत्र आज किसने कहा था, किससे रिलेट करते हैं, वो डर नाम का जो आतंकवादी था जिसने पुलवामा अटैक किया था, वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसमें उसने कहा था कि गौमूत्र छिड़कने वाले लोगों को, गौमूत्र पीने वाले लोगों को हम मारेंगे। और ठीक वही उसी तरीके का जाइप उद्धव ठाकरे ने पहली बार नहीं, इसके पहले एक बार मुंबई में भी उन्होंने दशहरा रैली के वक्त कहा था गौमूत्र वाला, उसके पहले भी बोला है, 2020 में बोला है, 21 में बोला है। तो ये जो स्टेटमेंट्स है, आप लोग जिस तरीके से कहते हैं ना कि बीजेपी का हिंदुत्व है, तो क्या किसी और का हिंदुत्व नहीं है, ये ऐसा नहीं है। अपनी हिंदुत्व की परिभाषा जो वो लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं, शायद उससे जो इमेज बन रहा है उद्धव ठाकरे का, वो बहुत गलत नॉन हिंदुत्व वाला इमेज है। तो मुझे लगता है कि लगभग आधे घंटे की ये चर्चा हो चुकी है और सभी ने अपने अपने पॉइंट्स काफी अच्छी तरीके से रखे हैं। आरती, वरुण और अर्पित, आपका इस शो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को लेकर जो भी चर्चा होगी, आप लोग हमसे जुड़ेंगे और आपके जो विचार हैं वो हमारे दर्शक तक पहुंचाएंगे। ये जो मुद्दा है महाराष्ट्र के राजनीति को लेकर, इस पर मैं हमारे सभी दर्शकों से उम्मीद करूंगा कि आप इस पूरे मामले पर अपनी राय हमें जरूर साझा करें।